क्षमा करिएगा, यहाँ पर लाइट नहीं है आज। रात भर पानी बरसता रहा और खूब तेज हवा चलती रही है। तो थोड़ा सा पहाड़ी गांव है ये एक, तो ऐसी असुविधा हो जाती है। ठंड अचानक खूब बढ़ गई और बारिश हुई है। हालांकि अभी बादल की वजह से पहाड़ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वहां पर ढेर सारी बर्फ जमा हो गई होगी। मेरे ठीक सामने एक ऊंचा सा पीपल का पेड़ है जो हवा में झूम रहा है। भोर लगभग होने ही वाली है। घाटी अभी सोई हुई है। पंछियों के कलरव भी अभी नहीं शुरू हुए हैं, पर दूर नदी की आवाज साफ सुनाई पड़ रही है। और जो अभी बरसात हो रही है, उनकी जब बूंदें पत्ते पर पड़ती है सामने के वृक्षों पर, तो बूंदें भी नाच जा रही हैं और पत्ते भी। आकाश में घिरे हुए बादलों के बीच में थोड़ा सा एक हिस्सा है जो अभी बादलों से घिरा नहीं है। और वर्षा की वजह से जो धूप में लगी हुई मिट्टी है, उससे सौंधी खुशबू आनी शुरू हो गई। छोटी सी एक कविता के साथ हम लोग आज की और बैठक शुरू करें। कविता कुछ 6-7 साल पुरानी है। रात बाग के आंगन में जब अकेले खड़े हर सिंगार पर भरपूर चांदनी छिटकती थी और उससे फूल झरते थे, मैं भी उनके संग धीरे से झर गया। रात बाग के आंगन में जब अकेले खड़े हर सिंगार पर भरपूर चांदनी छिटकती थी और उससे फूल झरते थे, मैं भी उनके संग धीरे से झर गया। इधर झरा उधर सब में साझा हो समाने लगा। इधर झरा उधर सब में साझा हो समाने लगा। नीम से कोयल उतरी, भोर की कूक के लिए उसने मुझे चुग लिया। मोर ने दौड़कर अपने पंखों के रंग मुझसे चटक कर लिए। सप्तपर्णी ने भर अखबार मेरी गंध सहेज ली। बाग के पार चुपचाप बहती नदी कब से निहारती थी। बाग के पार चुपचाप बहती नदी कब से निहारती थी। झट आकर वह भी मौजों प्रवाह ले गई।
आसपास दौड़ भाग करती, झांक झांक कर लौटती, सकुचाती शर्मीली लहरी को भी कुछ चाहिए था। आसपास दौड़ भाग करती, झांक झांक कर लौटती, सकुचाती शर्मीली गिलहरी को भी कुछ चाहिए था। शायद उसको अपने बूढ़े रोए और मुलायम करने हो। वह भी मिल के लौटी तो इतराती गई। वह भी मिल के लौटी तो इतराती गई। नभ तो जैसे कब का सिकुड़ा बैठा था। नभ तो कैसे नभ तो जैसे कब का सिकुड़ा बैठा था, झरते ही पसरा और पसार ले गया। झरते ही पसरा और पसार ले गया। मुंह फुलाए वह कोने का बेढप पाथर। मुंह फुलाए वह कोने का बेढप पाथर, उसे वजन देने तो पास ही जाना पड़ा। कब से हवा चुपचाप मगन है। कब से हवा चुपचाप मगन है। अब कल उसे ठंडक नदी से उधार न लेनी होगी। दिशाओं ने सूरज को रात ही खबर कर दी। दिशाओं ने सूरज को रात ही खबर कर दी कि बिना पेंदी की थाली भर गर्मी और रोशनी उसे भेज दी गई है। अब रोज रोज उस सबको जिलाने और जगाने के लिए उसे इसकी फिक्र नहीं करनी। अब रोज रोज सबको जिलाने और जगाने के लिए उसे इसकी फिक्र नहीं करनी। मौज में उगन और ढलान होगी। फूल भी अब आश्वस्त हैं। ढीठ भुक्खड़ भंवरों को फूल भी अब आश्वस्त हैं। ढीठ भुक्खड़ भंवरों को छकाने को उनके एकाध फूल ही काफी होंगे। कलियां मजे से चटकती रहेंगी। कलियां मजे से चटकती रहेंगी। इतना कुछ जीवन का उस उत्सव मैं के झरने पर से। इतना कुछ जीवन का उत्सव मैं के झरने भर से। और बटके भी पूर बचा हूं। और बटके भी पूर बचा हूं। मुस्कुराता हुआ मलाल। मुस्कुराता हुआ मलाल। बिना साख पे अटका मैं। बिना शाख पे अटका मैं। इतनी देर से क्यों झरा। बिना साख पे अटका मैं। इतनी देर से क्यों झरा। कविता बड़े मीठे ढंग से जीवन का सारा रहस्य उघाड़ जा रही है। अंत में कविता कहती है कि मुस्कुराता हुआ मलाल है कि अब तक झरा क्यों नहीं था। अब तक यह मैं मिटा क्यों नहीं था। अगर मैं के मिटने से इतना कुछ हो जाता है कि हवाएं ठंडक ले जाती हैं, और है ऐसा, जब हम नहीं होते हैं तो जिस जगह को हमने घेर करके रखा हुआ है, जिस मैं को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी अनधिकृत चेष्टा, अनधिकृत अतिक्रमण किया हुआ है, उस जगह पर न जाने कितना उत्सव और जगह ले जाता है। सूरज जिलाने और जगाने के लिए रोशनी और ऊष्मा ले जाता है। गिलहरियां अपने रोए मुलायम करने के लिए आकर के रगड़ ले जाती हैं। सिर्फ मेरे मिटने से और मेरे होने से कितना कुछ तो अभिशाप पैदा हुआ है। मेरे अपने होने से कितना वैर फैला है। कभी हम गौर करें कि हमारे होने से इस धरती पर, इस आकाश में, इस अस्तित्व में क्या क्या फैला है। हमने क्या दिया है इस अस्तित्व को। हमसे क्या खिल करके आया है हमारे बने रह करके। कुछ नहीं। थोड़ी गंदगी आई हो तो और गंदगी आई। दिन रात जो ये
पावन चारों तरफ बरस रहा है, जो निर्दोष निष्कपट चारों तरफ खिल रहा है, वहां पर हमने अपनी कपट डाली है, अपना झूठ डाला है, अपनी हिंसा घृणा डाली है, अपना झूठा प्यार डाला है, बनावटी अपना स्वार्थ डाला है। यह सब कुछ हमने डाला है। और बड़भागी हैं वे लोग जो झरने को आतुर हैं, जो झरने को राजी हैं, जिनके झरने से जहां पर वह हैं, जहां पर वह बने हैं, उनके बने रह करके जो दुर्गंध फैली है, जो सड़न फैली है, जो गलन फैली है, वहां पर खुशबू आ जाती है, वहां पर गीत फूट पड़ते हैं, वहां पर महोत्सव नाच उठता है। और हमें अस्तित्व को अशेष साधुवाद देना चाहिए कि हम सब लोगों को मिटने का अस्तित्व ने अवसर दिया है, एक ऐसी योजना बनाई है, एक ऐसा संयोजन प्रस्तुत किया है जिसमें हम अपनी आहुति दे सके। एक ऐसी कीमिया हमारे सामने आई है खुद को देखने की, विसर्जित करने की और अस्तित्व को अवसर देने की, जो कि हमारे किसी किए से नहीं आती। यह कीमिया भी हमें प्रसाद के रूप में उपलब्ध हुई है। हमने क्या किया था, जो हमने क्या कमाई की थी, गंवाई और की हो। गंवाया खूब है, शरीर गंवाया है, मन गंवाया है, जीवन से सब जो शुभ है वह गंवाया है, समय गंवाया है, ऊर्जा गंवाई है, कमाया कुछ नहीं था। व्यर्थ की चीजें, कूड़ा करकट, वह सब जमा किया था और उसे हम कमाई कहते थे। लेकिन यह प्रसाद में मिला है कि हम अपने को जान सके, पहचान सके, हम अपना अवलोकन सम्यक रूप से कर सकें और उस अस्तित्व के प्रसाद को, जो वहां पर हमारा स्वभाव है, जीवन का स्वभाव है, उसे प्रस्फुटित होने का अवसर दे सके। हम लोग कल इस प्रश्न के साथ अन्वेषण करने को अपने साथ विदा हुए थे कि यह जो हमारे भीतर नए नए कोण, अनंत दृष्टिकोण बनते हैं, इनका धरातल क्या है, इनकी जमीन और इनका आसमान क्या है। वह जमीन, वह आसमान क्या है जिस पर यह सारे कोण बनते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। ज़ेन का जिससे जन्म हुआ, ज़ेन जापान और चीन, वियतनाम में फैला हुआ एक ध्यान का धर्म है। ज़ेन शब्द ध्यान का ही अपभ्रंश है। तो वहां पर जिसके ज़ेन की शुरुआत हुई, वह व्यक्ति बड़ा साधारण सा एक व्यक्ति था। उसके अंदर ध्यान सीखने की लालसा पैदा हुई, तो वह एक ध्यान के शिक्षक के पास गया। वह एक मठ में गया, आश्रम में। वहां बहुत सारे और लोग भी ध्यान सीखते थे। गुरु ने पूछा कि तुम ध्यान सीखना चाहते हो या ध्यान के बारे में जानना चाहते हो। हम लोग समझ ही नहीं पाते जीवन में कि बारे में जानना क्या है और को जानना क्या है। बारे में जानना, आप लाख सवाल करेंगे और कभी भी कीमिया को नहीं जान पाएंगे। अगर हम असंभव प्रश्न की कीमिया को जानने की कोशिश करेंगे, असंभव है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि असंभव प्रश्न हमारी बुद्धि के थोड़ा सा पीछे है, वो बुद्धि से पहले है, इसलिए उसे जानना संभव नहीं है। आप जानेंगे तो आप जानने वाले के रूप में असंभव प्रश्न की कीमिया नहीं जान सकते। हाँ, आप अगर जीवन में उसे उतारेंगे, ऐसे अवलोकन को जगह देंगे जो आप नहीं कर रहे हैं,
जो कि असंभव प्रश्न में निहित है, उसमें समाया हुआ है। आप अगर ऐसी कीमिया को जगह देंगे जिसमें कि उस आयाम का अनावरण हो रहा है जो कि अक्षत है, जो कुंवारा है, जो अभी छुआ ही नहीं गया है, तो वह उघड़ जाएगा और झूठ जो है वह नष्ट हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। लेकिन जीवन भर अगर आप इसको सोचते रहेंगे, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कैसे समझेंगे? हर बार आपको यह सवाल आएगा कि यह सवाल कौन कर रहा है? मैं ही तो सवाल कर रहा हूं, तो बिना मेरे कैसे अवलोकन हो सकता है? फिर आप लेकर के आएंगे कि थोड़ा यह जो जागरण घट रहा है, यह इस सवाल की वजह से, उठे पलायन की वजह से। ऐसी ही निरर्थक बेसिर पैर की बेतुकी बातें आप लेकर के आएंगे और एक दिन नाराज हो जाएंगे और अपना अवसर गंवा बैठेंगे। कोई नहीं जान सकता है ध्यान के बारे में, जानते हुए कोई भी ध्यान की कीमिया को उपलब्ध नहीं हो सकता है। हाँ, ध्यान की कीमिया को कोई अवसर दे तो ध्यान तो छोटे बच्चों जैसा है। छोटे बच्चों को भी, अनपढ़ को भी, गंवार को भी, जो कुछ नहीं जानता समझता है, उसके जीवन में भी ऐसे उतरता चला आता है जैसे ही भोर की धूप, जैसे घिरे हुए बादलों में बरसता हुआ जल, जैसे बगिया में गूंजती हुई कोयल की कूक, जैसे सुबह खिले हुए फूल की गंध चुपचाप धीरे से नथुनों में प्रवेश कर जाती है, चुपचाप हमारे गालों को सहला करके चली जाती है, चुपचाप हमारे सिकुड़े हुए ठंडे जीवन में उष्मा भर देती है। ऐसे ही ध्यान प्रवेश कर जाता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बारे में नहीं जानना, बारे में जान करके क्या करूंगा, मुझे किसको बताना है, मुझे किसी को बताने में रुचि नहीं है, बारे में जानने में नहीं आया हूं, मुझे तो ध्यान क्या है उसका उपदेश करे। यह है खोजी चित्त का लक्षण कि वह सीधे मुद्दे पर आ जाता है, उसको बकवास में रुचि ही नहीं है। वो सीधे कहता है कि प्यासा हूं, पानी हो तो दो। वो सीधे आकर के बात करता है कि सिकुड़ा हूं, ठंड लगी है, जकड़ा हूं, बासी हूं, दे सको तो उष्मा दो। गुरु ने कहा कि तो ठीक है, जाओ, क्या काम करते रहे हो? उसने कहा कि ऐसे ही कुछ खेती किसानी का काम करता रहा हूं, चावल का काम करता रहा हूं, चावल धान बोता था, उनकी भूसी निकालता था और चावल जो है वो बेच करके अपना जीवन यापन करता था। गुरु ने कहा ठीक, चौके में चले जाओ, यहाँ पर बहुत सारे भिक्षु रहते हैं, सबका भोजन वहां बनता है, जाओ चावल कूटना, चावल कूटते रहना, और जब तक मैं न पुकारूं तब तक आना मत। मान गया, चल दिया वह, चला गया वो रसोई घर में और चावल कूटने लगा। एक अति है संदेह की, जिसमें संदेह करना हम शुरू करते हैं तो संदेह करते ही चले जाते हैं, सोच विचार करना शुरू करते हैं तो सोच विचार करते चले जाते हैं, तो वहां उससे भी आप कभी नहीं पहुंचते हैं। वस्तुतः अगर संदेह करना है तो संदेह पर भी संदेह करिए, तो ही संदेह पूरा होता है। संदेह की भी जगह है और थोड़ी सी श्रद्धा की भी जगह है। केवल संदेह से भी नहीं पहुंचा जा सकता है और अंधश्रद्धा से भी नहीं पहुंचा जा सकता है, नहीं समझ में आ सकता है। कबीर साहब ने बहुत जोर दिया इस बात पर कि अगर एक बार तुम्हें कोई बात कह दी गई तो फिर करो। उन्होंने सिखाने वाले को गुरु नाम देकर के बड़ा महत्व दिया, बड़ी महिमा गाई। उन्होंने कहा कि अगर उसने कह दिया तो फिर जो भी वह कह दिया
वैसा वह करो, फिर उसमें मीन मेख मत निकालो। मीन मेख निकालते हैं, समझ गए, फिर भी अच्छी तरह समझ गए, समझना शुभ है, पर अच्छी तरह समझ गए तो फिर चलो, फिर उसी में बार बार कायरों की तरह पलट पलट करके सवाल नहीं उठाना है। उठाना, मैं यह नहीं मैं कह रहा हूं कि सवाल नहीं उठाना चाहिए, सवाल उठाने का मतलब कि उसमें गति करने के लिए सवाल उठाओ, न कि उस कीमिया पर बार बार उस कीमिया को खारिज करने के लिए सवाल उठाइए। अगर आप बार बार कीमिया को ही खारिज करते चले जाएंगे तो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और मजे की बात है कि हमारे पास कोई दूसरी कीमिया है भी नहीं, तो जीवन में हमारे सब कुछ बिगड़ा हुआ है, और फिर भी हम कीमिया पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे कोई गंभीर बीमारी से बीमार व्यक्ति जब उसको औषधि परोसी जाए तो वो कहे कि क्या यही औषधि ठीक है? उसको कुछ भी औषधि का ज्ञान नहीं है। वो कहे कि इसके बजाय क्या दूसरी कंपनी की औषधि नहीं हो सकती है? जीएसके कंपनी एक औषधि बनाती है, तो क्या बजाज कंपनी की औषधि नहीं ले सकते हैं? महिंद्रा कंपनी की औषधि नहीं ले सकते हैं? ये सब बकवास की बातें हैं। अगर बीमारी से निजात पाना है तो चिकित्सक पर भरोसा रखना होगा, उससे सवाल करके वो समझना होगा कि जो हमारे ऊपर औषधि काम कर रही है उसका कैसा प्रभाव है। वह बात करनी अलग है, वह बात करनी चिकित्सा का हिस्सा है। लेकिन आप पहले ही ये खारिज करते रहेंगे और साल साल भर खारिज करते रहते हैं। आप साल साल भर बीत जाता है और सिर्फ आप कंपनी खोजते रहते हैं कि यह कंपनी नहीं ठीक है, वह कंपनी नहीं ठीक है, ये तो बड़ी तिक्त है औषधि। अरे थोड़ा प्रवेश तो करने दीजिए। जुबान पर लगते ही तिल मिला गए और कहा कि नहीं नहीं मीठी औषधि होनी चाहिए, यह तो बस इतनी देर के लिए ही काम कर पाएगी, ये है वो है, ये सब। वह व्यक्ति चावल कूटने लगा, बात पूरी हो गई। उस शिक्षक ने कह दिया कि जाओ चावल कूटो, तो फिर दुनिया में और कुछ होता ही नहीं है चावल कूटने के अलावा। चावल कूटना मात्र ही एक कर्म है ध्यान का। कूटने लगा, कूटते कूटते दिन बीतते गए और धीरे धीरे लोग तो उसे भूल ही गए। वह सुबह उठता, चावल कूटना शुरू करता, दिन भर चावल कूटता, वहीं खाता, वहीं सो जाता, फिर उठता, फिर चावल कूटना शुरू करता, फिर भूसी निकालना शुरू करता। धीरे 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 लोगों ने समझ लिया कि जैसे दीवार है, जैसे पेड़ है, वैसे यह आदमी भी हिस्सा है आश्रम का। और जैसे हमको दीवार को देख करके कोई ध्यान नहीं देना है, वैसे ही इसको भी देख करके ध्यान नहीं देना है। ये तो कुछ, हम लोग कहाँ ध्यानी, हम लोग कहाँ संवाद करते हैं, हम लोग कहाँ बड़े बड़े दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं, ये कौन सा, ये तो चावल कूटने वाला है, ये तो मजदूर है, ये तो कामगार है। 12 वर्ष बीत गए, गुरु बूढ़ा हो गया था आश्रम का, जो मुख्य व्यक्ति था। तो उसको लगा कि अब उसके अंतिम समय आ गया है। उसने सभी को बुलाया, उसको बुलाने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। गुरु भी धीरे धीरे भूल ही गया था। उसने बुलाया सबको और कहा कि मैंने बहुत तुम लोगों को ध्यान सिखाया है, प्रयोग करवाए हैं, और अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, मैं अपना उत्तराधिकार देना चाहता हूं। तो जिसके जिसके पास जो समझ है वह आकर के इस श्याम पट पर लिख दे। जिसकी समझ मैं सम्यक समझूंगा उसको मैं उत्तराधिकार दे दूंगा। खलबली मच गई। आश्रम बड़ा प्रतिष्ठित था, सम्राट, बड़े बड़े लोग उसके मुरीद थे। उस सम्राट में उनका, उस आश्रम में उनका आना जाना था। और उसके उत्तराधिकार के लिए तो लोग, वो इतना प्रतिष्ठित आश्रम था कि जैसे कि सम्राट के पद के लिए लोग दौड़ते हैं, मनसा रखते थे, वैसे
जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य का पद, ऐसा सबने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, सबने अपनी बुद्धि दौड़ानी शुरू की और अपनी अपनी समझ ला करके वो लिख देते थे, अपना अपना नाम लिख देते थे। पर सुबह कई दिन तक यह प्रक्रिया चली। सुबह आता था गुरु, देखता था, कहता था कि ये क्या कचरा लिखा है किसने। ऐसा समझा गया, जिसको सबसे ज्यादा सुयोग्य समझा जाता था, उस व्यक्ति ने जाकर के वहां पर लिखा कि जब हमारा चित्त ऐसा निर्मल हो जाता है जिसमें जो भी कुछ है वह जस का तस दिखाई पड़ने लगता है, तो यह परम अवस्था है, यह ध्यान की अंतिम अवस्था है। हम लोगों के संवाद में यह बात आती है ना कि ऐसे दिखे जैसे कि दर्पण हो और कुछ उसके साथ छेड़छाड़ न हो। तो उसने यह बात जाकर के लिख दी। बड़ा कुशल व्यक्ति रहा होगा, बड़ी बुद्धिमत्ता से उसने ध्यान को समझा होगा और जाकर के वहां लिखाया। दो दूसरे जो छात्र थे उसके, उस आश्रम के, वे रसोई घर के पास से गुजर रहे थे। उन सब ने आपस में बात करते हुए कहा, यह तो अंतिम बात लिख दी गई, अब इसके बाद कोई क्या लिखेगा। अब तो निश्चित है कि जो गुरु है वह उसी को उत्तराधिकारी बनाएगा। वह व्यक्ति चावल कूटते हुए सुनने लगा। उसने पूछा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो उन सब ने कहा कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। फिर भी उसने पूछा कि फिर भी कुछ बताएं। तो उन दोनों छात्रों ने कहा, ऐसी ऐसी बात है कि उत्तराधिकारी का चयन हो रहा है, जिसमें गुरु ने ऐसा लिखने को कहा था, तो आज जो है अंतिम बात लिख दी गई है। उत्तराधिकारी के रूप में फला शिष्य ने, जो कि बड़े मेधावी हैं, बड़े ही ध्यान में कुशल हैं, उन्होंने यह बात लिख दी है, तो अब तो बात अंतिम है, तय हो गई। वह हंसने लगा। उसने कहा कि यह बात अंतिम नहीं है। तो वो सब कहे कि अब तुम बताओगे कि क्या अंतिम नहीं है। छात्रों ने कहा। तो उस चावल कूटने वाले ने कहा कि हाँ, मुझे भी जो समझ है उसके अनुसार यह बात अंतिम नहीं, यह बात पूरी समझ की नहीं। छात्रों ने कहा ठीक है, तो तुम बताओ फिर क्या है समझ, तुम जाओ लिख दो अपनी जो समझ है वहां पर। तो उसने कहा, मुझे तो लिखना नहीं आता है, पर कोई लिख दे जा करके तो मैं बोल सकता हूं। तो उन छात्रों ने कहा कि ठीक है, तुम भी आजमा लो अपना, तुम क्यों भला पीछे रहो, बताओ क्या लिखना है, तुम्हारी मदद हम कर देते हैं, हम जाकर के लिख आएंगे। उसने कहा कि न कहीं कोई दर्पण है, न कहीं कोई प्रतिबिंब है, न कहीं कुछ विषय है। दर्पण कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। न कहीं कोई दर्पण है, न कहीं कोई विषय है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यह ठीक जो उस विद्वान व्यक्ति ने लिखा था उसके नीचे लिख दिया गया। अब इसका नाम पूछने की उन छात्रों ने जरूरत नहीं समझी, बस जाकर के लिखा है, नाम लिखा नहीं था इसका। दूसरे दिन जब गुरु उठा, उसने जाकर के पढ़ा, ऊपर पढ़ा कि चित्त जब ऐसा हो जाए जैसे दर्पण, जिसमें सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे बिना छेड़छाड़ के, तो ध्यान उपलब्ध हुआ, यह परम अवस्था है। नीचे पढ़ा कि न कहीं कोई दर्पण है और न ही कहीं कोई विषय, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी पढ़ा। गुरु ने कहा कि यह किसने कचरा किया है श्याम पट पर, किसने यह लिखा है, मिटाओ इसको। बड़े गुस्से में उसने कहा कि इस सबको मिटाओ। मिटा दिया गया। खुसर फुसर होने लगी कि नीचे जो लिखा था वो तो बकवास था ही, वो बात भी मिटवा दी गुरु ने कि जब चित्त दर्पण के समान हो जाता है तो ध्यान उपलब्ध होता है। गुरु पागल हो गया है, सठी आ गया है, इसकी जो समझ है वो खराब हो गई है, ये अब उल जलूल बकने लगा है। ऐसा खुसर फुसर चल रही थी पूरे आश्रम में।
उस गुरु ने अपने कमरे में जा करके सोचना शुरू किया कि यह कौन लिख सकता है, क्योंकि नाम भी उसका वहां नहीं लिखा था, तो वो भूल भी चुका था। वह अपने अंदर सोचता गया, तब उसे ख्याल आया कि 12 साल किसी व्यक्ति को उसने चावल कूटने के लिए भेजा था और उसके बाद से उसके दर्शन नहीं हुए। वह समझ गया कि हो न हो यह व्यक्ति वही। रात हुई, रात में गुरु उसके कमरे में पहुंचा, रसोई में। उसने कहा कि क्या यह बात तुमने लिखी थी? वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि हाँ गुरुदेव, मैंने ही यह बात लिखवाई थी। तुरंत उसने अपना रोब उतारा, अपना डंडा दिया और अपना बाउल दिया। कहा कि यह लो और यहां से जितना तेजी से निकल सकते हो निकल जाओ। मेरा घोड़ा ले जाओ और जितनी तेजी से भाग सकते हो भाग जाओ यहां से। जाओ, मेरा तुमको आशीर्वाद है। तुम ध्यान को उपलब्ध हो और तुमसे यह जो पुष्प है यह 5 पंखुड़ियों वाला खिलेगा। हुई नेंग उसका नाम था। उससे झेन का पुष्प खिला। झेन थोड़े से उन धर्मों से है जिससे ध्यान सबसे ज्यादा फैला है। उस व्यक्ति ने प्रणाम किया, उनका रोब लिया, उनका बाउल लिया और उनका जो डंडा था वह लेकर के, उनका घोड़ा लेकर के चल दिया। सारी रात वह भागता रहा, भागते भागते। इधर जो है लोगों ने देखा कि गुरु के पास डंडा नहीं है, बाउल नहीं है, रोब नहीं है। सब खबर हो गई पूरे आश्रम में कि गुरु ने किसी को तो दे दिया उत्तराधिकार। किसको दे दिया, कौन है ऐसा? खोजबीन होने लगी, आपस में तकरार होने लगी कि किसको दे दिया और बिना समझे किसको दे दिया। हम लोग इतने योग्य हैं, कैसे दे दिया गया? हम लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि हम इतने विद्वान हैं, हमें तो इतनी समझ है, हमको तो सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए। सबसे पहले हमको तो, हमने इतनी किताब पढ़ी है, हमने इतने वीडियोस देखे हैं, तो समझ सबसे पहले हमें घटे ना। अदने से व्यक्ति को कैसे घट जाएगी? जिसने कोई किताब ही नहीं पढ़ी है उसको कैसे जागरण घटित हो जाएगा? बात फैलते फैलते पहुंच गई कि वह जो आदमी चावल कूटता था उसको दे दिया। सब लोग गए कि ये तो पक्का पागल हो गया गुरु। उस चावल कूटने वाले को उत्तराधिकार सौंप दिया। यह तो निश्चित ही पागल हो गया है, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो जो लेके गया बाउल, जो लेके गया चोगा और जो लाठी लेकर के गया। सब घुड़साल से घोड़े निकले, लोगों ने उसका पीछा किया, तथाकथित ध्यानियों ने पीछा किया उसका, जिसको गुरु ने अपने हाथ से सौंपा था, जिसके पास वो लोग सीखते थे उत्तराधिकार के लिए। उसकी समझ को उन्होंने दरकिनार कर दिया, उसको पागल घोषित कर दिया। यही होता है, अगर ध्यान को उपलब्धि नहीं है, ध्यान में प्रवेश नहीं है, तो अगला कदम राजनीति होगी। यह हमेशा से होता आया है कि अगर ध्यान में प्रवेश नहीं है तो देर अबेर आप राजनीति में जाने वाले। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। भागा, भागते हुए, अब बेचारा वो साधारण सा चावल कूटने वाला, उसको घुड़सवारी का इतना अंदाज नहीं था, जितना तेज वह घोड़े को दौड़ा सकता था दौड़ा रहा था। इधर तो राजकुमार थे, इधर बड़े बड़े महारथी थे जो कि घोड़े दौड़ाने में कुशल थे। दौड़ाते दौड़ाते पूरा दिन वह भागता गया, पूरी रात भागा था, पूरा दिन दूसरा भागा, लेकिन यह सब शुरू किए घोड़े की, उन्होंने जो खुर थे उनका पीछा करते हुए, वो अंत में उसको जाकर के उन्होंने देख लिया। देख क्या लिया? वो एक नदी के पास पहुंच करके घोड़ा छोड़ दिया उसने, नाव वाले से कहा कि मुझे उस पार कर दो। चौड़ी नदी थी, वो दूसरे देश में जाना चाहता था, नदी उस पार दूसरा देश था। नाव वाले को आधी आधी नदी में नाव चली गई थी, ये सब भी किनारे पहुंच गए। इन सब ने नाव वाले को डपटा कि नाव वापस ले आओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे, अगर तुमने नाव उस पार कर दी तो तुम मारे जाओगे।
नाव वाला घबरा गया। उसने कहा कि मैं अब आगे नाव नहीं ले जा सकता, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। उसने नाव पर से ही पूछा उस चावल कूटने वाले ने, जो कि सिद्ध पुरुष था, उसने कहा कि आपको क्या चाहिए? उन सब ने कहा तुमने हमारा उत्तराधिकार ले लिया है। तो उसने पूछा कि उत्तराधिकार मैंने कैसे ले लिया? उन सब ने कहा कि वह जो तुम्हारे पास गुरु का बाउल है, भिक्षा पात्र, वह जो चोगा है और वह जो उनका दंड है, उसने सब समेटा उतार करके और वहीं से फेंक दिया बाहर, "ये ले जाओ इसको।" उन सब ने लिया और वापस लौट गए। डंडे तक की समझ, कपड़े तक की समझ, भिक्षा पात्र तक की समझ, सांकेतिक बात है वह। जो देना था वो दे दिया, जो लेना था वो ले लिया, पर हमारी समझ, राजनीति की समझ, इससे ज्यादा क्या जाएगी? वे उसको छोड़ दिए, बाउल और कटोरा, उसका कटोरा और उसका कपड़ा और डंडा लेकर के लौट आए। आकर के जो किया हो उन्होंने, वह व्यक्ति ज़ेन का संस्थापक हुआ। जाकर के उसने धर्म को लेकर के एक विराट आयाम, विराट जमीन तैयार की। हुई नहीं। यह जो पूरी गाथा है, इसमें ध्यान का मर्म है कि न कहीं कोई दर्पण है, न कहीं कोई विषय है, कोण है, दृष्टि है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम सवाल कल इसी सवाल के साथ गए थे, यही परीक्षण करने हम गए थे कि भीतर वह आकाश, वह जमीन क्या है जिस पर सारे दृष्टिकोण बनते हैं, और जैसे ही उसका परीक्षण होता है, वह जमीन, वह आकाश भंग हो जाता है, नहीं पाया जाता। किस पर भंग होता है इतना भी नहीं है, बस भंग हो गया। तो उस पर जितने दृष्टिकोण बनते थे, और कोणों का कोण, यह जो मैं हम बनता था, जो हमारी उत्पत्ति उस पर होती थी, वह भी भंग हो गया, वह भी समाप्त हो गया। वहां क्या है? वह अकथ्य है, अज्ञेय है। बस जो झूठ है उसका विसर्जन हो गया, जो सच नहीं है वह समाप्त हो गया। वह पूरा आकाश जिस पर सारे कोण बनते थे, सुख दुख के, अच्छे बुरे के, अपने पराये के, अतीत के, भविष्य के, वर्तमान के, वह सारे कोण, और वह जमीन जिस पर कोण बनता था, वह आकाश जिस पर कोण उभर करके आता था, वह पटल सब भंग हो गया इस प्रश्न के साथ। तो हम लोग इसी प्रश्न के साथ रात में हम लोगों ने अन्वेषण किया है, इसी पर हमने बातचीत की है। जो भी हमारे अवलोकन में आया है उसको हम लोग थोड़ा साझी करते हैं। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।
अमित भाई। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। आज ठंड थोड़ी ज्यादा, तो अंदर ही बैठा, बाहर ठंड लग रही थी तो हल्की हल्की धूप कमरे में भी आ रही है, और बाहर कोई खेत की जुताई कर रहा है, उसके ट्रैक्टर की आवाज कानों में आ रही है। कोई चिड़िया कोई चिड़िया बहुत बारीक आवाज वाली, उसकी भी कू कू सुनती है। घर में वाइफ की आवाज, वो किसी से कुछ कह रही है, उसकी। सर कल हम इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे, समझ कि वो चित आकाश से मुक्त वह जीवन क्या है, जिसपे कोई कॉन्डिमेंट चित मतलब चित आकाश से ही मुक्त है वो जीवन। कौन तो और चित आकाश तो एक ही चीज है, सत्यापित होगी थी कल्ली। ये दोनों अलग चीज है नहीं। पर कुछ चीजें फिर भी कल पकड़ में आई, कि जैसे कि एक ईर्ष्या का भाव किसी पड़ोसी हमारे कर को, तो वो चीज मुझे आई। वो कौन दिखा, मैंने उसे पहले क्या होता था कि ऐसा लगता था कि ये चीज गलत है, लेकिन कोई छेड़खानी नहीं हुई, है कुछ हो सकता है हो वो, और वो चीज फिर बहुत हल्की पड़ गई। और चल जो ये इस सवाल का उत्तर दिया नहीं जा सकता शब्दों में, तो कि चिताकाश से मुक्त जीवन क्या है, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा कि वो चीज चल रही है, पता नहीं चलता उसका उसका पता नहीं चल रहा मुझे, वो चीज चलती है। अभी जब हम साइलेंट बैठे थे, मुझे पता नहीं चला कि कितनी देर में वो आधा घंटा गया, जबकि ऐसा भी मैंने सोया नहीं था, मैं जागृति थी वहां पे। तो कुछ इस तरह का होता होगा जो चित्ताकाश से मुक्त होता होगा। और सर एक चीज आप में ही खैर ये तार होगी निकल के, मुझे भी लग रहा है एक मेरी भी माइंड की बहुत पुरानी आदत रही थी, मुझे खुद भी पता नहीं था, चीजों को फिलो फिलोसोफाइज करने की, दार्शनिक रूप से, मतलब उनका कोई किताब बनानी या आप उसकी बात सुन ली, उसे ज्ञान के रूप में, ग्रंथ के रूप में लिखना, एक मन में आदमी का होता है ना कब्जे में कर लेना किसी चीज को। तो ये चीज किसी कब्जे में तो मुझे लगता नहीं आ सका है कि हम इसे कोई संग्रह कर सके या इसका कोई परिग्रह हो सके, जो ये ध्यान की जो बात है। तो वैलिडेटेशन भी हमारे लोगों का मन चाहता है कि ये वैलिडेट हो जाए, जबकि अपने ऊपर हम प्रयोग नहीं करना चाहते, उसमें डालना नहीं चाहते उसे खुद को उस अग्नि में। हम क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, क्यों हम पहले ही प्रमाण चाह रहे कि ये चीज काम कर रही या नहीं कर रही। पहले ही हम मतलब ये चाह रहे कि भाई इस पे हम इस पे काम करेगी या उस पर दूसरे पे काम करेगी, वही पूछते लोग बाग। तो लोग बाग एक वैलिड, मतलब हम लोग अलग नहीं है, मैं भी इसमें ही हूँ, कि हम शायद हमारा चित्त ऐसा है कि वैलिडिटी चाहता है हर चीज की, कि ये चीज सत्यापित है इस शादी पे। और अगर मैं कह भी दूंगा तो फिर हो सकते हैं वो कह दे कि सम्मोहित है, लेकिन मैं बताऊं ये सम्मोहन कतई नहीं है। मैंने तो इतना जाना कि मैंने प्रश्न रटा नहीं, उसे डाला, वो क्वेश्चन खुद काम कर रहा था। और
ऐसे डलाओ, बुद्धि की उपयोगिता बस वहां तक ही है इसमें, कि हम आपको सुन ले और थोड़ा सा समझ ले बस। उससे आगे कोई, ना तो कोई हमें ग्रंथ लिखना, वेद लिखना, ना उपनिषद लिखना। बस इसके बाद तो खुद को इसमें डाल दो, खुद हो जाएगा जो होना होगा। इससे आगे मैं सर कुछ नहीं कह सकता। बस भाई, और नस पकड़ ली ना, निकल जाओ। हम लोगों के झांसे में मत आना। हम हाँ लोगों का जी। मतलब इस दुनिया के झांसे में मत आना। वह जो बता रहे हो ना कि आधे घंटे कुछ जिया गया, पर कोई आकाश नहीं था, हम्म। कोई जमीन नहीं थी, पर खूब मजे से जिया गया। वह हम्म। जो कीमिया हाथ में लगी है, उसको वर्बलाइज, उसको किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। हीरा पायो, गांठ गठियायो। और ये तो ऐसे हीरे हैं जिसका कोई कोई जौहरी होता है। और तुम जा करके जो साग तौल रहा है, जो मछली बेच रहा है, जिसके जीवन में सब खुद ही दुर्गंध व्याप्त है, उससे इसकी वैलिडिटी पूछोगे तो तुम्हारा अपमान ही है, और हीरे का भी अपमान है। जागरण उघड़ करके आया है, अगर ऐसा नैसर्गिक जागरण उघड़ करके आया है, तो फिर मजो इसमें, दिन ब दिन रीझो। एक शब्द है ना, रीझना। जैसे कोई चीज रस सोखती हो, जो दिन ब दिन उसमें गहरे अपने को समर्पित करते जाओ, उतरते चले जाओ। किसी से पूछोगे तो कहेगा कि या तो तुम सम्मोहित हो गए हो, जैसे 10 बार हो चुके हो। बताया था कि बहुत सही आदमी है, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, ठीक नहीं है। ऐसे फिर यहाँ भी सम्मोहित हो गए हो, और बाद में फिर तुम यही कहोगे। यहाँ तुम सम्मोहित नहीं हो। ठीक ही कह रहे हो कि यहाँ सम्मोहित नहीं हो, क्योंकि यहाँ तुम कल चले जाते हो तो कोई तुमको यह नहीं कहेगा कि क्यों चले गए। तुम्हें पकड़ के रखने की या तुम्हें छोड़ने की कोई भी मनसा नहीं चल रही है। और जो भी सर समाधान। ये ये तो बात आपसे पहले जब मेरी नवंबर में पिछले साल मीटिंग हुई थी, आपने पहली बात ये बोल दी थी, मैं आपको सम्मोहित नहीं कर रहा। और वो चीज वास्तव में मैं अब भी कह रहा हूँ कि उधर से कोई भी जरा सा भी इस तरह का कुछ नहीं है। मैं खुद कह रहा कि कोई सम्मोहन नहीं है। आज आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको छोड़ दूं, या हम कभी भी ना मिले, तो इससे कुछ खास फर्क मैं नहीं मान रहा कि पड़ने वाला है। इतना जरूर है कि वही बात है कि समुंदर है, अगर इसमें डुबकी लग गई तो बस इसमें डूब ही जाओ। जितना गहरा ले जाए वो, अब इसमें परवाह नहीं करनी कहाँ चले जाएगा वो। कुछ इस तरह का है बस सर। ठीक है भाई, ये राज पकड़ में आया, चलते जाना। या कल मैं भी आकर के कहूं अगर कि नैसर्गिक जागरण जैसी चीज नहीं होती है, तो कहना कि बाबा, रास्ता नापो। इतना अपने अंदर सामर्थ्य रखना, क्योंकि ये तुम्हारे अपने जीवन से सत्यापित है। तुम्हारा जीवन बड़े दुख में, बड़े संताप में चलता रहा है। अब उसमें जब यह आई है, तो फिर इसको इसको मल करने के लिए, इसे दूषित करने के लिए दूसरे को अवसर मत देना। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि ये कैसे आदमी खुश हो सकता है। कुछ गड़बड़ हो गई इसके साथ, ये आनंदित नहीं हो रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई इसके साथ, क्योंकि आनंदित वगैरह होने का हक सबसे पहले मेरा है। मैं नहीं आनंदित हो पाया तो दूसरे को नहीं। तुम भ्रमो छोड़ो ये सब, आओ थोड़ा ऐसे ही दुखी होते हैं। आओ बैठ के थोड़ा दुखी होते हैं। ये दुख से मुक्ति वगैरह कुछ नहीं होती है। तो उन लोगों से थोड़ा बच के रहना, मतलब हम सब लोगों से बच के रहना थोड़ा। और सर बताने का भी मेरा मतलब, मेरी बताने का पता नहीं, अस्तित्व नहीं चाह रहा कि मैं भी कुछ कहूँ किसी से। मैं अभी, आपने परसों कहा था कि सबको बताओ, मैं अभी नहीं कह सकता कुछ भी, कहना कहना नहीं चाह रहा एकदम से, क्योंकि वही बात है फिलहाल। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं मतलब बिना मतलब ऊर्जा का थोड़ा सा भी वो स्तर नहीं हाँ, हुआ। हाँ। दोनों ही बातें ध्यान में रखना। खूब परिपक्व हो जाना, तब कीमिया बताना।
मैं खुश हो गया हूँ, मैं आनंदित हो गया हूँ, यह मत कहना। क्योंकि यह कहते ही तुरंत तुम्हारे प्रति प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, तुम्हारे प्रति ईर्ष्या शुरू हो जाएगी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। यह सब चीजें हर व्यक्ति जो भी इस पर बात करता है वो देख रहा है, वो झेलता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नैसर्गिक जागरण इसको घट जाए, नैसर्गिक जागरण यह इस आदमी को मिल जाए। तो वो मीठे शब्दों में, नमकीन शब्दों में हर व्यक्ति यही कहने की कोशिश में है कि नहीं, कहाँ की बात है। पर ऐसा होता है, दुख की छाया से भी मुक्त जीवन संभव है। बिना करने वाले के ही जागरण संभव है। यह अपने जीवन में खूब भर जाए तो छलकने से मत रुकना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कहेंगे कि बताओ हमें, जो सुनने को राजी होंगे। 10 में से 9 ने अगर तुम्हें नकार दिया तो कोई एक तो सुनेगा, कोई एक कहेगा कि हाँ हमें भी सिखाओ अमित, कैसे तुम्हारे जीवन में यह क्रांति आई। तो प्यार से उसका हाथ फिर छोड़ना नहीं, फिर उसे सिखाना, फिर उसे जवाब देना। थैंक यू अमित। थैंक यू सर। गौरी। प्रणाम। प्रणाम। अरे हमारी 2% बैटरी लाइट नहीं आई है रात से, हम शाम में बताएंगे। ठीक बा। प्रमिला जी। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शिवांश उठा हुआ है तो मैं अभी सुन रही हूँ सबको। ठीक है। रंजीता जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ भी कहने के लिए फिर नया पर्सपेक्टिव हो जाएगा, तो अभी I'm just with myself. ठीक है। उर्मिल जी। जी नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते मैडम। क्या बोलूं, चलो ट्राई करती हूँ। एक स्टोरी याद आई मुझे कल, पूरे अच्छे से तो नहीं याद है बट जस्ट याद है स्टोरी का। कि मान लो एक गुरु था थोड़ा एक गुरु थे और वो जैसे आप कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछते थे और कहते थे इसका आंसर लिख के लाओ। तो जो स्टूडेंट था वो आंसर लिख के लाता था हर बार, तो जैसे वो लिख के लाता था वो फाड़ देते थे उस आंसर को तो ऐसे बहुत टाइम तक चला और फिर ऐसा हुआ कि वो स्टूडेंट मतलब बंद हो गया उसका आना और गुरु भी भूल से गए थे। फिर उन्हें बहुत दिन बाद याद आया कि अरे मतलब वो कुछ पूछ ही नहीं रहा है या आंसर आ ही नहीं रहा है। तो फिर मतलब समझ आया कि अब उनको शायद बात समझ में आ गई है। ऐसा कुछ जस्ट यही था। तो कल मुझे कुछ ऐसे ही फील हुआ क्योंकि कल मैं बहुत भावुक थी। मतलब मुझे लगा अरे इंटेलेक्चुअली सही, मुझे लगा अरे आज मुझे थोड़ा सा कुछ समझ आया है। आई वॉज वेरी इमोशनल। और फिर जब आपने बोला था ऐसे ही लगा कि अरे यार पूरी चिट्ठी पढ़ दी जैसे किसी ने। और बट वो अच्छा था, मतलब अच्छा लगा मुझे कि क्योंकि मैं नहीं देख पाती खुद से हम नहीं, मुझे नहीं लगता मैं समझ पाती इस चीज को। और फिर उसके बाद की चीजें भी मैंने देखी कि पहला रिएक्शन तो उसका था कि ओह ऐसा है,
अच्छा ओके ये गड़बड़ हो रही थी। फिर दूसरे रिएक्शन भी देखे कि अच्छा तभी आप कह रहे थे कि मतलब ये रियलाइजेशन कि अच्छा वो मैं ही हूँ जो जिसने बहुत पढ़ लिया और बहुत हार्ड शेल हार्ड नट हो गया है। ये रियलाइजेशन भी मुझे नहीं था आई गेस। क्योंकि कहते हैं ना हार्ड नट हो गया है हार्ड टू क्रैक कि बहुत बहुत ज्ञान इकट्ठा हो गया है। और फिर जेलसी भी आई कि अच्छा अमित जी और गौरी तो सरल आदमी है तो इनके चांसेस ज्यादा है। तो एक सेकंड में जेलसी भी आई। बट फिर ये अचानक से फिर ये क्वेश्चन है कि अच्छा ज्ञान ज्यादा हो गया वो प्रॉब्लम बन रहा है तो अब क्या करना है। अच्छा तो ज्ञान हटाना कैसे हटाते कैसे। फिर लगा अरे नहीं मतलब प्रयास कर करके ही तो ज्ञान इकट्ठा किया था गेन प्रयास की बात हो रही है कि अच्छा अब इसको हटाना कैसे मतलब ये भी एक और बेवकूफी है। फिर विक्टिमाइजेशन भी आया। आप पे गुस्सा भी गुस्सा भी आया थोड़ा सा। आता है आई गेस जो भी आपको जगाने की कोशिश करता है ना मम्मी से उठाती है कि उठो हम नींद में बहुत प्यारी नींद में होते हैं तो हम मम्मी को ही गुस्सा करने लगते हैं सोने दो यार मम्मी ऐसे। तो वो भी हुआ मतलब विक्टिमाइजेशन भी हुआ कि मुझे लगा मैंने ज्ञान इतना इकट्ठा क्यों किया है। तो मुझे लगा यार कि लाइफ के थप्पड़ों ने सेल्फ रिलायंट बनाया है खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है खुद पे रिलाई करना है। तो उस चक्कर में बहुत मेहनत की खुद के लिए खुद पे दया खुद की हेल्प करने की कोशिश के चक्कर में ज्ञान इकट्ठा हुआ। और अब तो क्योंकि नेट वेट है ऐसा लगा कि नेट है और तो क्या करें मतलब तो हर कोई ज्ञानी बनने के लिए द्वार खुले ही हुए हैं मतलब इतना कुछ नेट पे ज्ञान है सब कोई ज्ञानी बन रहा है। फिर साइकोलॉजी के एंगल से भी समझ में आया कि हाँ आजकल हर कोई सेलिब्रिटी है मतलब सोशल मीडिया है तो हर कोई सेलिब्रिटी है हर कोई ग्रैंडियस हो गया है। तो वो भी हुआ एक बार रिएक्शन में लगा कि आपसे डायरेक्ट बात करूं एक्सप्लेन करूं फिर मुझे लगा नहीं क्यों कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन क्यों जाना। काफी कुछ हुआ यही समझ में आया। अभी भी जैसे मेरा माइंड ये कहता है कि मुझे आपका असंभव प्रश्न समझ नहीं आया। तो अभी माइंड में चल रहा था कि किसको नहीं समझ में आया मतलब क्या। मुझे ऐसा लगता है उर्मिल नाम का जो गूगल है उसमें जब ये प्रश्न जाता है ना कि वह मतलब जीना क्या है जो इससे मुक्त है तो वहां पे आता है कि पेज नॉट फाउंड या एरर 403 ऐसे। तो मुझे लगता है कि यार तो मेरा रिएक्शन है कि मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। फिर मुझे अभी भी रियलाइज हुआ कि शायद ये भी तो बुद्धि से मतलब समझ नहीं आया मतलब मेरे गूगल में कोई आंसर नहीं दे रहा उसका। तो मुझे लगता है अरे मैं क्या करूं मतलब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है फिर वहां पे क्योंकि आंसर नहीं है कुछ। बट स्टिल चीजें चेंज हो रही है मतलब मेरा समझ कहती है कि मुझे नहीं समझ में आया बट चीजें स्टिल उभर रही हैं। तो मुझे लगता है कि साथ रहना चाहिए धीरे धीरे अपने आप चीजें क्लियर होती हैं। तो यही है मतलब दिल तो ये था कि मैं कुछ भी ना बोलूं मतलब अब ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है मतलब नॉट कि बिकॉज मुझे ज्ञान नहीं दिखाना है बट ऐसा हो रहा है कि क्या जानना है क्यों जानना है मतलब क्या है ठीक है खाना खाओ मौत से रहो पता नहीं है मतलब आई डोंट नो शांत सा रहने का मन है ऐसा है। पता नहीं क्या बोलूं जो भी है यही सब है। उर्मिल, यही सत्संग का सार है कि चुपचाप सत्संग का संक्रामक रोग आपको पकड़ लेता है। आप एक बार पकड़े गए तो फिर गए। यह संक्रामकता अगर आप में प्रवेश कर गई तो गई। क्योंकि बुद्धि को थोड़ा सा भी अगर स्थगन मिल गया तो संक्रामकता का मतलब होता है कि जैसे क्या उसको इंग्लिश में शब्द है जैसे मुझे अगर जुकाम है तो दूसरे को हो जाए उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। हाँ इन्फेक्शियस हो जाता है। इन्फेक्शियस है। तो हाँ हम लोग थोड़ा इन्फेक्टेड लोग हैं। हम सब हम्म, लोग थोड़ा इन्फेक्टेड हैं। तो अगर आपने अपनी शील्ड हटाई, वो सोच विचार की, वो मास्क हटाया, इन्फेक्टेड हो गए। फिर और कोई उपाय नहीं। फिर बचने का और कोई उपाय नहीं। एक बार यह जब झलक आ गई
वो जो आपने कहा कि उर्मिल नाम की जो गूगल है, उसका जो सर्च बॉक्स है, उसमें असंभव प्रश्न डालने पर एरर 403 आता है, पेज नॉट फाउंड आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वहां इसका पेज नॉट फाउंड आना ही सबसे ठीक है। आ ही नहीं सकता वहां पर देखो ना, जीवन में कुछ मौन, कुछ शांति, कुछ भावुकता उघड़ करके आ गई, इसका मतलब इन्फेक्शन फैल गया, और फैल ही जाना चाहिए। फैल गया तो धीरे से वो जो सर्च बॉक्स है उसको सरका करके जो ये इन्फेक्शन है पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएगी। और भी मैं तो कहूंगा कि अच्छी तरह इन्फेक्टेड होके दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलाइए इसका। थैंक यू। आपके तरुण भाई। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर प्रश्न के साथ सर थोड़ा मतलब वो खुद का ढीठपना नजर आना शुरू हो गया था कल ना, कि मैं अन्वेषण करने जा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ तो शायद बाहर की तरफ ही देखना हो रहा है, अंदर से मतलब वो उठ करके जो आता है ना सर, जैसे आप कोई बात करें, एक प्रयास होता है, जैसे उर्मिल जी बता रहे थे कि एफर्ट होते हैं। अच्छा ठीक है, आपने चावल वाली स्टोरी सुनी, अच्छा ठीक है, मुझे ज्ञान संकलित नहीं करना है, अच्छा मुझे इस तरह से ध्यान करना है, अच्छा मेरा सिंपल होना ही ठीक है, तो वो उस तरीके से एंगल्स दौड़ना, हाँ वो उस तरीके से दौड़ता है सर, तो वो ढीठपना नजर आता है सर। थोड़ी उस चीज को लेकर के गिलानी भी होती है कि शायद ये खुद के साथ में ही अन्याय है एक तरीके से। बाकी ठीक चलता है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विचलन है या कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए हम लोग सत्संग में हैं या कुछ ऐसा है। ठीक ही चल रहा होता है, फिर सोचते कि ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पर हैं। मैं सर बता नहीं पा रहा अभी क्या स्थिति है, पर वो कुछ ऐसा ही है कि खुद को लेकर के एक सॉरी मैं थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहा चीज को। कोई बात नहीं है तरुण भाई, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि वह धरातल, वह जमीन जिस पर मेरे जीवन के सारे कोण बन रहे हैं, उससे मुक्त जीना क्या है। इसके साथ हम लोग दिन भर रहते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। कुछ ऐसा हो रहा है कि नीचे नींवें भी उखड़ रही हैं, जड़ें रसातल तक फैली हुई है, वो भी उखड़ रही हैं। हम लोग ऐसे बिंदु पर आ गए हैं अन्वेषण के, जहाँ कोई भी अब चीज, मन का, मय का, सारी चालबाजियां, सारी कलाबाजियां इसमें अब काम करने में असमर्थ हो रही है, क्योंकि धरातल ही अब आप छीन रहे हो, आकाश ही छीन रहे हो, तो वो कहाँ पर अपनी कलाबाजियां दिखाएगा। आज इसी प्रश्न के साथ रहते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। थैंक यू सर। उमेश जी। प्रणाम। प्रणाम सर। मौसम में ठंडापन है और आज कुछ लग रहा है कि वास्तव में ठंड चालू हो गई और सूरज अपनी रोशनी बिखेरते हैं, आवागमन चालू हो गया है, उसकी आवाजें हैं, मौसम सुहाना है। और ऑब्जर्वेशन जहाँ पर जाए हम प्रश्न के साथ में, तो वह जब चित्ताकाश में जाते हैं तो फिर जो है फिर मस्ती मस्ती रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता।
बस यही है। रहते हैं उमेश जी आज दिन भर इसी के साथ। सुमिता जी। जी, अभी तो मतलब प्रश्नों के साथ रहते रहते ऐसे हुआ है कि ये तो मतलब कभी कभी जब ऐसा खूब बहुत स्ट्रॉन्ग दृष्टिकोण आता है या माइंड काम करता है तभी वही दिखता है। अदरवाइज एक एक ऐसे स्पेस में है जहाँ पे जैसे जीवन की दैनंदिन जीवन में जो थॉट्स आते हैं वही उसी में रहते हैं। और जैसे मैं ये कहती रहती हूँ कि मुझे कुछ ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं होती किसी चीज की, और कुछ चीज अगर सही में मार्क डाला तभी दिखा चित्ताकाश। मतलब चित्ताकाश मतलब ही मैं मतलब ही मेरा सोच विचार, वो सब कुछ सब एक ही है। तो और दिखने में ही वो गायब है। तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। मुझे कल आप कह रही थी कि इतना कभी कभी कुछ निगेटिव परिस्थितियां आ जाती हैं या कुछ ऐसे नकारात्मक संदर्भ लिए हुए मित्र भी मिल जाते हैं, तो वह कोण भी नहीं है कि नेगेटिव लोगों से कैसे निपटा जाए। नेगेटिव संदर्भ लेकर के जो लोग आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, थोड़ा सा कठोर होकर के, वह भी नहीं है। सब ऐसा लगता है कि सब भीतर बुहारी लग गई। हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा है किया है, पर अपने अंदर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है कि उनकी कठोरता से कोई जवाब दे। ठीक है, कह के निकल गए, बात खत्म हो गई। ऐसा कुछ है, यही है, बिल्कुल सरल होते चले जाना। मुझे एक कहानी याद आती है बोधि धर्म के संदर्भ में। बोधि धर्म, ऐसा कहा जाता है कि वे पहले व्यक्ति थे जो यहाँ से ध्यान की कीमिया लेकर के चीन गए। उन्होंने हिमालय पर्वत पार किया होगा। सम्राट आया उनके पास, उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। तो चीन का सम्राट शायद वही रहा होगा। वो आया और आकर के उसने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा चिंताग्रस्त हूं, मेरे अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त है, बहुत ही अंदर वेदना है, दुख है। मैंने सुना है कि आप अंतस के वैद्य हैं, क्या आप मेरा उपचार कर सकते हैं? बोधि धर्म ने कहा निश्चित। वह ऐसा करना, तुम अपनी सारी बीमारियां कल लेकर के आना सुबह, मेरे पास एक औषधि है, तुरंत मैं ठीक कर दूंगा। वह राजा तो बड़ा खुश हुआ, समझ नहीं पाया, उसको ध्यान वगैरह का कुछ पता नहीं था। बोधि धर्म ने कहा कि जाओ, सारी जो समस्याएं हैं, सारी पीड़ाएं हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना और लेकर के आना। वह गया। शाम को उसने सोचा कि रात में सब बटोर लेता हूं और सुबह लेकर के चल लूंगा। अब बटोरने के लिए उनको देखना पड़ा उसे। भीतर वो देखने लगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या हैं, सबको ले। उनके साथ कुछ काम करना नहीं था, तो निष्पक्ष रूप से उन्हें सिर्फ इकट्ठा करना था। मिल जाए बस इकट्ठा कर लो, अच्छी है बुरी है उससे मतलब नहीं है। इसमें ही उसको धीरे धीरे ध्यान का प्रवेश हो गया। वह देखने लगा, अब खोजने लगा भीतर कि कहाँ कहाँ समस्या है। क्रोध कहाँ है? क्रोध जैसी चीज मिली ही नहीं। दुख कहाँ है? चिंता कहाँ है? पश्चाताप कहाँ है? विषाद कहाँ है? वह सब खोजता गया। अब इस खोजने में ही जागरण शुरू हो गया।
अवेयरनेस आने लगी। भोर होते होते उसका चित्त जो है बिल्कुल साफ हो गया, निर्मल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो चित्त की भी जरूरत नहीं बची, वह भी नहीं बचा। फिर वो आया, उसने पांव पकड़ लिए, कहा कि सचमुच आप वैद्य हैं, आपने उसी समय चिकित्सा कर दी, उसी समय मेरे अंदर औषधि डाल दी, और इस तरह से डाल दी कि मुझे पता भी नहीं चला। वह औषधि रात भर काम करती रही और मैं समझ रहा था कि मैं बीमारी समेट रहा हूं, जबकि असल में वह औषधि काम कर रही थी मेरे सारे रोगों पर। मैं वह समझ ही नहीं पाया कि कैसे आपने मेरे अंदर औषधि डाली थी और औषधि वह काम करती गई। बोधिधर्म ने कहा कि ऐसा ही है, रोग कहीं नहीं, रोग कहीं है ही नहीं। वह जो रोग जैसा है दिखता है, भासता है, वह जो दुख जैसा, पीड़ा जैसा, संताप जैसा दिखता है, न दिखने के कारण है, न जागने के कारण है, न अटेंडिंग करने के कारण है। तो इसमें अटेंडिंग करने में ही वह सब गल गया। वही बात हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग इतना उस अंदर की चीजों का समाधान करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सुधर जाए, ये कैसे बन जाए, ये जो बिगड़ा हुआ है इसमें सुधार आ जाए, पर कभी भी चीजें बनती नहीं, बल्कि इस कोशिश में और भी बिगड़ती चली जाती है, और भी सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। हम जितना संबंधों को सुधारने की कोशिश करते हैं उतना ही और बिगड़ता चला जाता है। जितना कोणों को बिठाने की कोशिश करते हैं और बिगड़ जाता है। वह जो आकाश है चित्त का, वह और भी ज्यादा मलिन, और भी धुआं, और भी दुर्गंध से ग्रस्त होता चला जाता है। लेकिन हम जब इस प्रश्न से अन्वेषण करते हैं कि वह चित्ताकाश से मुक्त जीना क्या है, चित्त की जमीन से मुक्त जीना क्या है, वह बिना माइंड के जीना क्या है, बिना मन के जीना क्या है। मन में तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि आप सवाल कर रहे हो बिना मन के जीना क्या है, विसर्जित हो गया। इतनी सीधी सरल सी बात है, पर इसे जटिल बनाया गया है जब यह सोच विचार में जाता है मामला। जब आप लगातार मंथन कर रहे हैं तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि जिसके अंत के लिए, जिसको समझने के लिए आप मंथन कर रहे हैं, वही मंथन कर रहा है, तो वो कैसे अपना अवसान कर सकता है। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, यहाँ जी सब प्लीज। सुनने के बाद, कि ये जो तरुण भाई भी बोल रहे थे, वो दिखना, वो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं देखने की, वो दिखना, देखना नहीं। इसके लिए ना मुझे लगता है वो आपकी कविता में भी वो जो है, जो थोड़ा मंथर चलिए, थोड़ा माइंड का आ जाना, वो दिख जाने के लिए थोड़ा सा हमें वो स्लोइंग डाउन होता है, क्योंकि हमारी माइंड इतना ज्यादा कंडीशनड है, इतना ज्यादा सोच विचार में क्विकली डूब जाता है, वो दिखता ही नहीं है। पर अगर उतनी सेंसिटिविटी के साथ अगर थोड़ा थोड़ा हर हर मूवमेंट को के प्रति वो दिखना रहे, तो थोड़ा वो स्लो डाउन जरूरी है। नहीं तो मैं समझ सकती हूँ, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, हमारी कंडीशनिंग ये है कि हमें जल्दी उत्तर देना है, सॉल्यूशन बताना है, नहीं तो हम पीछे पड़े हो जाएंगे। बट दैट इज द क्रक्स के वो रिस्पॉन्स अपने अंदर दिख जाना कि ये क्या कर रही हूँ अंदर, क्या हो रहा है, ये वो माइंड आ गया, वो दिखना। एंड फॉर दैट इट नीड्स अ लिटिल स्लोइंग डाउन। और वो हमारे अन्वेषण में अपने आप जगह लेता चला जाता है दिखना। जी। हम लोग अन्वेषण में हैं, यानी जागरण में हैं, तो बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है। अभी इसी मोमेंटम में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।
जीने का प्रवाह जो मन के धरती और आकाश से मुक्त है, क्या है? जीने का प्रवाह जो मन की धरती आकाश से अलिप्त है, न्यारा है, वह क्या है? जीने का प्रवाह जो मन की धरती आकाश से मुक्त है, मन के धरातल से ही मुक्त है, वह क्या है?